गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न क्या है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है और टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का है। जो आपकी परीक्षा 2023 में होगा, तो आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रतिशत? 50%। आपको साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले हमने साइंस का 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये साइंस का पार्ट 5 होगा। तो आपका प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो प्राकृतिक गैस जो है LPG, वह प्राकृतिक स्वच्छ ईंधन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो होता है कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। यह जो धुआं जो होता है, यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन। निम्न में कौन अवकारक है? तो हाइड्रोजन जो होता है अवकारक होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.2। ऑप्शन ए। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.2 होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल जो है किसका उदाहरण है? यानी कि वह धातु है कि अधातु या मिश्र धातु है या उपधातु है, यही पूछा गया है कि पीतल किसका उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तो पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु है एक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है?
निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम पर धातु का यानी सोडियम धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात जो लोहा सब होता है और ये सब हवा में ऑक्सीकृत होता है, तो यह वायु का प्रभाव इस सब पर पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोडियम। इस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान पीएच का कौन सा मान होता है? तो 13 जो मान है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? तो 13। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। वर्ग फर्स्ट यानी वर्ग एक में के तत्व कहलाते हैं, वर्ग फर्स्ट तत्व कहलाते हैं। तो आपका पहला जो वर्ग होता है तो वो क्या कहलाता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उसमें वर्ग पहला कौन सा तत्व कहलाता है, वही पूछा गया है कि वर्ग पहला तत्व जो होता है वह क्या कहलाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला वर्ग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाता है? वर्ग के पहला तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला वर्ग जो होता है उसमें जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, और आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया था। आपका अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ल। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बढ़ते आगे की ओर। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2 गैस बनाता है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2ZNO2। सोडियम जिंकेट यानी सोडियम जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2ZNO2। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व इसमें से कौन है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। H यानी हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी अक्रिय तत्व है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी कोई भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आपको अक्रिय तत्व को ध्यान में रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सिरका निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम है, सीएनजी जो गैस होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। मीथेन जो होता है सहसंयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। CH4 मीथेन को ही कहा जाता है, सूत्र है मीथेन का CH4। आपका अगला प्रश्न है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो एज होता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यूबर्टी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग। कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो समजात होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में पाया जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। बढ़ते हैं की ओर। ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में जनन कैसे होता है? वही पूछा कि ईस्ट में जनन होता है तो यानी कैसे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकुलन द्वारा। ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यानी यकृत यानी लीवर में होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। बढ़ते हैं की ओर। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विटामिन, खनिज, पोषक तत्व ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन वाहक, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी वह ऑक्सीजन का वाहक होता है। आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी होता है। आपको ध्यान में रखना है रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, आरबीसी का फुल फॉर्म। घटपर्णी एक उदाहरण है, घटपर्णी एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीट भक्षी पादप। घटपर्णी जो है यह कीट भक्षी पादप है। घटपर्णी क्या है? तो कीट भक्षी पादप है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कीट भक्षी पादप। बढ़ते हैं की ओर। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण कैसे कारक है? तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक कारक है। तापमान, वर्षा तथा पवन जो है पर्यावरण के भौतिक कारक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक कारक। कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है?
तो निमोनिया। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक ऊतक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए एवं बी दोनों आपका, बी एवं सी दोनों सही हो जाएगा। तो फ्लोएम एवं जाइलम, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक है? फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाता है, और जाइलम जो है जल को पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो दोनों ही संवाहक हैं। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का कार्य क्या होता है? वह पौधों में खाद्य पदार्थों को सभी तक पहुंचाता है, और जाइलम का कार्य होता है जल का पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को पूरे पौधों में पहुंचाता है, और जाइलम जल को पहुंचाता है। जैव विभिन्नता का विशिष्ट स्थल है, जैव विभिन्नता का विशिष्ट स्थल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। तो इनमें से सभी प्रो के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। प्रोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na2CO NH2। Na2 यानी नाइट्रोजन जो था प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था Na2CO NH2। बढ़ते हैं की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी। ओजोन परत क्या है? ओजोन जो होता है वो पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण होता है, उससे ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करता है। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी ओजोन परत कहलाता है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का BVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो साथियों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो जो था वो साइंस का BVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप भी परीक्षा में, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।